हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तैयारी एग्जाम की जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये सब मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग को पता चल ही गया होगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ऐसा ही सेम चैप्टर हमने करीब करीब सेम ही था पढ़ा था हमने इसके दूसरे वाले बुक में। इस बुक में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक है, क्लास 12 एनसीईआरटी का बुक है, उसका चैप्टर 2 है ये, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इसको हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद इसका नोट्स भी मैं डाल दूंगी, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में, जो कि और आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, जिसका कि मतलब होता है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। इट इज़ दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड मेक यूज ऑफ द कंट्रीज अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइड इट्स पॉलिसीज। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वुमेन एंड मेन अ कंट्री हैज़, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न ईच ईयर, हाउ मेनी पीपल डाई एंड हाउ। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। वेदर दे लिव इन अ सिटीज और विलेजेस, कैन दे रीड और राइट एंड व्हाट वर्क डू दे डू। दीज आर व्हाट यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट। क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं, यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। वी शैल डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हियर। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। वाई डू पीपल प्रीफर टू लिव इन सर्टेन रीजन्स एंड नॉट इन अदर्स। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में ही क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। The remark of George B. Cressy about the population of Asia, that Asia has many places where people are few and few places where people are very many, is true about the pattern of population distribution of the world also. एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसे की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप में के संबंध में भी यह सत्य है। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एरिया। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे people are spaced over Earth's surface. Broadly, 90% of the world population lives in about 10% of its land area. जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। The 10 most populous countries of the world contribute about 60% of the world's population. विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। Of these 10 countries, 6 are located in Asia. Identify these 6 countries of Asia. इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं और एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक दिया गया है बार ग्राफ, ये है मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज का। 10 कंट्रीज का दिया हुआ है इसमें बार ग्राफ, और इसको आप लोग देख लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का घनत्व। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। भूमि के प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है।
दिस रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इसी अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन बाई एरिया, यानी कि जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बाई क्षेत्रफल। फॉर एग्जाम्पल, area of region X is 100 square kilometer and the population is 1,50,000 persons. The density of population is calculated as density is equal to 1,50,000 by 100 is equal to 1,500 persons per square kilometer. तो उदाहरण के लिए कोई एक प्रदेश मान लेते हैं, उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या उसकी 1.5 लाख है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा कि घनत्व इज इक्वल टू कर दिया जाएगा जनसंख्या जितनी है उसको रख दिया जाएगा और डिवाइड कर दिया जाएगा उसको क्षेत्रफल से, और उसका निकल जाएगा डेंसिटी। What does this tell you about region X? तो इससे X जो प्रदेश है उसके बारे में आपको क्या पता चलता है? लुक एट टेबल 2.1, जो कि टेबल 2.1 बार ग्राफ मैंने दिखाया था, वो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री का था, वही है। नहीं, वो एक्चुअली फिगर 2.1 था। टेबल 2.1 इसी पेज में है, उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो उसके बारे में कह रहे हैं, लुक एट टेबल 2.1 एंड ऑब्जर्व दैट एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नीचे दी गई तालिका 2.1 को देखिए, आप अवलोकन करेंगे कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। डिस्कस इन द क्लास अबाउट व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस। कक्षा में चर्चा करें कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये है टेबल 2.1 और ये है शो कर रहा है रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स का दिया हुआ है शायद, नहीं कॉन्टिनेंट्स, हाँ कॉन्टिनेंट्स का दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं कॉन्टिनेंट्स नहीं है, मतलब एक प्रदेश के बारे में दिया हुआ है, ऐसे रीजन के बारे में, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी कि भौगोलिक कारक। अवेबिलिटी ऑफ वाटर, इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर में फर्स्ट है अवेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जल की उपलब्धता। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सो पीपल प्रीफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। तो अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग एंड ऑल्सो फॉर कैटल, क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज एंड नेविगेशन। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट रिवर वैलीज आर अमॉन्ग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। सेकेंड है लैंड फॉर्म्स, यानी कि भू आकृति। पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। दिस इज बिकॉज सच एरिया are favorable for the production of crops and to build roads and industries. The mountainous and the hilly areas hinder the development of transport network and hence initially do not favor agricultural and industrial development. यानी कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसीलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। सो दीज एरियाज टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। द गंगा प्लेन्स आर अमॉन्ग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वाइल द माउंटेन जोन्स इन द हिमालयाज आर स्कार्सली पॉपुलेटेड। गंगा का मैदान विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। थर्ड जियोग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच इज वेरी हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स आर अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट वर देयर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट्स हैव लो पॉपुलेशन। मेडिटेरेनियन रीजन्स वर इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। सुविधाजनक जलवायु क्षेत्र में जिसमें अधिक मौसमी बदलाव नहीं होता, वहां जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। फोर्थ जियोग्राफिकल फैक्टर है सॉइल, यानी कि मिट्टी। फर्टाइल सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एंड एलिड एक्टिविटीज। Therefore, areas which have fertile loamy soils have more people living on them, as these can support intensive agriculture. Can you name some areas in India which are thinly populated due to poor soils?
तो उपजाऊ मिट्टी कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ ये मिट्टी गहन कृषि का आधार बन सकती है। तो क्या आप भारत के उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मिट्टी के कारण जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्स्ट हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि आर्थिक कारक क्या क्या हैं। फर्स्ट है इसमें मिनरल्स यानी कि खनिज। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दीज एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। कातंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज वन सच गुड एग्जाम्पल। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। सेकेंड है इकोनॉमिक फैक्टर अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण। सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, better means of transport and communication, good civic amenities and the attraction of city life draw people to the cities. नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। It leads to rural to urban migration and cities grow in size. Mega cities of the world continue to attract large number of migrants every year. इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। Yet city life can be very taxing. Think of some of the unpleasant aspects of city life. तो ये आप लोग बता ही सकते हैं जो सिटी में रहते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है बताना। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने अपने विचार प्रकट कीजिएगा। आप लोग एकदम उसके लिए स्वतंत्र हैं विचार प्रकट करने के लिए कमेंट सेक्शन में। फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। द कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान इज थिकली populated because of the presence of a number of industries. जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। अब हमारा थर्ड फैक्टर, हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर पढ़ लिया, हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या क्या हैं। Some places attract more people because they have religious और cultural significance. कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। In the same way, people tend to move away from places where there is social and political unrest. ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। Many a times, governments offer incentives to people to live in sparsely populated areas or move away from overcrowded places. Can you think of some examples from your region? कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले यानी जहां बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ होते हैं वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। सॉरी, मैंने वहाँ पे डेंसली पॉपुलेट कह दिया। मतलब क्या करती है सरकार की, प्रोत्साहन देती है, मतलब जो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह है ना, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ के पीपल को प्रोत्साहन देती है कि आप लो पॉपुलेटेड एरिया में जाकर बसें। तो क्या आप अपने प्रदेश के कुछ ऐसे उदाहरण को सोच सकते हैं? अगर सोच सकते हैं, अगर आपको कुछ पता है तो मैंने जैसा कि कहा, आप लोग स्वतंत्र हैं कमेंट सेक्शन में कुछ भी बकने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। कुछ भी नहीं, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है? किसी को ठेस ना पहुँचे आपकी बातों से, ये ध्यान रखिएगा। ये यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वी शुड मस्ट फॉलो टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है?
और वो एक सीरियल नहीं आता है, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कुछ भी मैं, लेकिन एक सीरियल आता है उसमें वो बोलता है रूल्स आर रूल्स, जो न फॉलो करे वो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। दिस चेंज में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो यह परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया is an important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region। तो जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। अब पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी कि जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की वृद्धि। चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ 102.70 करोड़ फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ 2011 1 यानी कि 121.02 करोड़, ठीक है। Then we shall get the growth of population, 18.15 करोड़ यानी 15 करोड़ इन एक्चुअल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या जो कि दी हुई है को 2011 की जनसंख्या में घटाएं, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि का वास्तविक संख्या पता चल जाएगा। अब एक ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर। दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो नेचुरल ग्रोथ इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म में से मृत्यु को घटा दीजिए। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिस इज बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, यानी कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास यानी कि माइग्रेशन इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन यानी कि उत्प्रवास। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। दिस हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट ऑकर्स व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट और पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। तो यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए यानी माइग्रेट कर जाए। आप लोग का देखिए मैं हिंदी कैसे बिल्डअप कर रही हूँ एकदम। आप लोग मतलब एक साल मेरा सुन देंगे ना आप लोग, पूरा एक सिलेबस कंप्लीट। ओह आप लोग का हिंदी एकदम आसमान छू जाएगा, कहना नहीं, आप लोग एकदम नाचिएगा हिंदी लेके अपना। तो मतलब बहुत अच्छी एकदम शुद्ध फ्लुएंट हिंदी आप लोग बोलेंगे, ठीक है। आप लोग के पास वर्ड्स पावर आ जाएगा। जो हम लोग के पास जो कमी होती है, हम लोग देखिए बोल क्यों नहीं पाते, हम लोग के पास वोकैबुलरी कमी बहुत होती है। एक मिनट, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा ना कि मैंने वो क्या कहते हैं टाइम स्पीड बढ़ा दिया है वीडियो का, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी नेचुरल वॉइस है। कभी कभी मैं ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती हूँ, कभी कभी फ्लो में बहुत बोल देती हूँ, जो कि मेरे मन में ही रह जाता है। वो मैं समझा व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, बोल नहीं पाती हूँ, तो आप लोग समझ नहीं पाते होंगे। हो सकता है ऐसा कभी हुआ होगा वीडियो में। ऐसे में वीडियो में प्रयास करती हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, लेकिन कभी कभी धीरे धीरे नहीं हो पाता, कभी कभी फ्लो में जल्दी जल्दी हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की तरफ, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ओह
देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। आप लोग को याद हो गया, अब तक नहीं याद हुआ तो अभी याद हो जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। द क्रूड बर्थ रेट यानी कि CBR इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ live births in a year per thousand of population. It is calculated as CBR is equal to BI by P into 1000। ठीक है, तो अशोधित जन्म दर इसको कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट को हिंदी में कहते हैं अशोधित जन्म दर, को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है कि अशोधित जन्म दर इज इक्वल टू किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बाई किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। Here CBR is equal to crude birth rate, BI is equal to live birth during the year, और जैसा कि आपको मैंने बता दिया। डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। क्रूड डेथ रेट यानी कि CDR इज ए सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। CDR is calculated as CDR is equal to D by P into 1000। तो इसको अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। CDR का मतलब, D का मतलब, P का मतलब, सब नीचे दिया हुआ है। By and large, mortality rates are affected by the region's demographic structure, social advancement and levels of its economic development। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेशन। आप लोग को लग रहा होगा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।